अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। भारत जान ले, हम 1931 21 जून, खानकाह मौला का सहन, अब्दुल कदीर का खिताब और बुज़दिल डोगरा राज नहीं भूले। हम 1931 13 जुलाई, सेंट्रल जेल, वक्त नमाज, अधूरी अजान, 15 कलमात और 22 शहादतें नहीं भूले। हम 1947 अक्टूबर और नवंबर, 4 लाख से ज़ायद शहदा और मुसलमानों की हिजरत भी नहीं भूले। हम 1990 21 जनवरी, कौकदल और हंदवाड़ा, फिर 1994 27 जनवरी और कुपवाड़ा भी नहीं भूले। हम 2016 8 जुलाई, इस्लामाबाद का कुकरनाग, बुरहानवानी, सरताज और परवेज़ भी नहीं भूले। हम 2019 5 अगस्त, खुसूसी हैसियत, आइन की मनसूखी, 370 और 35A का गैर कानूनी इकदाम भी नहीं भूले। हम फाशिस्ट मोदी, कर्फ्यू, जबरी लॉकडाउन, गासिब भारतीय फ़ौज और इंसानी हकूक़ की पामाली भी नहीं भूले। हम ईस्ट तैमूर, डारफन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहरीक और कश्मीर पर खामोशी भी नहीं भूले। हम कश्मीर में बहता खून, लाचार लोग, मस्मार घर और अक़वाम आलम की बेहिस्सी भी नहीं भूले। अल-मुख्तसर, हम कश्मीरियों पर जुल्म और जबर, तशद्दुद, कश्मीरियों की इस्मत दरी, नस्लकुशी, बेनाई से महरूमी, खून में लथपथ कश्मीरी, उनकी चीखें, उनकी पुकार, बच्चों की सदाएँ, माँओं बहनों और बेटियों की रदाएँ, मासूमों की आहो बका, मजलूमों की दुआ, कुछ भी नहीं भूले। और भारत ये भी जान ले कि वो भी कुछ ना भूले, क्योंकि उसे जवाब देना है, हर जुल्म का हिसाब देना है। शफ़ाक़ भारत, उसकी खबासत, खूनी फ़ौज, मकरू मौज, हठधर्मी और बेशर्मी पर भारतीय हुक्काम को बस इतना कहूँगा कि बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक शख्सियत स्टूडियो में और एक ऑनलाइन होंगी। दोनों शख्सियात बड़ी हमाजहत हैं। पहली शख्सियत जो स्टूडियो में मेरे साथ हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रॉडकास्टर हैं, इसके अलावा PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेज, सहाफ़त में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, तवील अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेज, सहाफ़ी और तज़ियाकार मोहतरमा सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जिसका मैं तारुफ़ कराता चलूँ आपको, और उनका ताल्लुक़ शोबा वकालत से है, माहिर कानून है, बैरिस्टर हैं, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है, तज़ियाकारी में बड़ी महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून दान और तज़ियाकार बैरिस्टर वक्कास तबरेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास जी। वालेकुम अस्सलाम अदील। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, सोफिया, बिलावल भुट्टो ने शिकवे कर दिए हैं। और आप जानती हैं PDM का इत्तेहाद, अच्छा खासा इत्तेहाद था और अच्छी खासी तहरीक है, लेकिन इसके बावजूद शिकवे शिकायतें शुरू हो गई। कहा पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को मुकम्मल तैयार थी। 10 रोज़ कबल जाने किसके कहने पर इस्तीफ़ों की शर्त आयद की गई। हमारी 3 नस्लें जमहूरी जद्दोजहद की गवाह हैं। सिलेक्टेड लाहौर का सियासी घराना है। अब उन्हें वो घराने भी बताने पड़ गए, क्योंकि असम्बली में पहली तकरीर जब तहरीक इंसाफ आई थी तो उन्होंने ये पहली बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हल या हुकूमत के लिए। अब जाने क्यों वो कुर्बतें जो दूरियों में बदली हैं, तो कुछ ऐसे सवालात या जवाबात उधर से भी आने शुरू हो गए। यानी PDM में जो दरार पड़ी है तो नून लीग भी बोली और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शायद इसीलिए अब बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड लाहौर का सियासी घराना है, बाकी सब कुछ शायद वो भी भूल चुके हैं। तो कैसे देख रही हैं ये सूरत हाल? दो चीज़ें। आगाज़ आपने किया था यहाँ से कि पीपल्स पार्टी एक PDM एक मजबूत इत्तेहाद था, लेकिन आपको याद होगा कि जो ही ये इत्तेहाद कहा था, मजबूती आपने डाल दी। चले हम इस मजबूती के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन आवाम तक यही मैसेज गया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का अलायंस होने जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि PDM की तश्कील के फ़ौरन बाद जब मैं प्रोग्राम में आई थी तो मैंने ये जिक्र किया था कि ये इत्तेहाद बहुत देर तक नहीं चलेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि 6-7 महीने तक हमें कंसेक्टिव एक मैसेज मिलता रहा, जिसमें
जो भी अंदरूनी मीटिंग जो कुछ भी होता था वो पब्लिक में सामने नहीं आता था। ये उसकी अच्छी बात थी। शायद उसकी वजह ये थी कि वो तमाम इन कैमराज मीटिंग होती थी जहाँ पे मीडिया अलाउ नहीं होता था, इसलिए उस इत्तेहाद के टूटने की बातें लोगों के सामने नहीं आई। लेकिन अब जब इस्तीफ़ों की बात पहुँची तो इससे पहले ही गुज़िश्ता माह भी हमें इस तरह का एक डेडलॉक नज़र आया था कि पीपल्स पार्टी इस बात में शामिल नहीं है कि वो इस्तीफ़े देकर कौमी असम्बली से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो कौमी असम्बली से एक दफ़ा बाहर निकल गए तो हो सकता है आइंदा आने वाले इंतखाबात में उन्हें दोबारा से वो सीट्स भी ना मिलें जो सीट्स उनके पास मौजूद हैं। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें ये फैक्टर भी शामिल हो सकता है कि सिलेक्ट करने वालों का किरदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर लोगों को ऐसे लगता है तो हो सकता है कि ज़िमनी इंतखाबात में लोग बाहर नहीं निकलते। मल्टीपल फैक्टर्स को सामने रखते हुए अब अगर हम बिलावल की इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं या हम इस बात के ऊपर बात करते हैं कि वो अब लाहौर के एक घराने को सिलेक्टेड कह रहे हैं, तो एक टाइम पर उनका घराना भी सिलेक्ट हुआ था। वो माने या ना माने, वो इस अहद को किस तरह से देखते हैं जिसमें पिछली 3 दहाइयों तक हमें सिंध में किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं नज़र आई, बल्कि 3 दहाइयों क्या, आप 7 दहाइयों की बात कर लीजिए कि इन 7 दहाइयों में सिंध में आखिर क्या चीज़ थी जो वहाँ के अवाम को उनके बेसिक राइट से महरूम रख रही थी। तो पीपल्स पार्टी का किरदार आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। ताहम पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत में ज़रूर रही है। उसके बाद हम अगर बिलावल की ज़ाती शख्सियत के ऊपर आकर बात करते हैं तो आपको बाकायदा ऐसे लगेगा कि बिलावल बहुत अच्छे रहनुमा के तौर पे उभर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसा रहनुमा आने जा रहा है जो कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान से नहीं है, ज़रदारी के ख़ानदान से है, लेकिन उनके नाम का हिस्सा भुट्टो ज़रदारी है। नहीं, तो आप कैसे देख रही हैं कि जिस तरह ये ज़िम्न सवाल है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, सेलेक्ट होना, सेलेक्टेड का इस्तेमाल करना, या कहीं से भी कुछ भी आप ऐसी ताकत का इस्तेमाल चाहते हैं या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वाकई ये जमहूरी क़ुव्वतें नहीं हैं? इनमें जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो तहरीक इंसाफ ने उसको डिनाई भी किया और वाज़े तौर पे ये भी बोला कि हम एक पेज पर हैं जिसका वो जिक्र करते रहे हैं और जिसके बारे में उनसे कहा जाता रहा है। लेकिन ये सारी की सारी सूरतें हल कहीं ये जमहूरियत का ढोंग नहीं शो करती सियासी जमातों की जानिब से? अदील, 70 साल आप उठा के देख लीजिए पाकिस्तान की तारीख के, जिसमें से 35 साल हमने माशाल्लाह में गुजारे हैं तकरीबन। और उन 35 सालों के बाद आप अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के किरदार की बात करें तो हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ऐसे ही सिनेरियोस पे चलती है जहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं से मदद हासिल हो रही होती है, वो बैरून मुल्क हाथ हो या अंदरूनी मुल्क उनको सपोर्ट किया जा रहा हो। पाकिस्तान में जब तक ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो जाता और पाकिस्तान के अवाम अपना हक नहीं इस्तेमाल करना शुरू हो जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो सियासी निज़ाम है वो बेहतर होने जा रहा है। और अभी बिलावल सिलेक्टेड होने की बात कर रहे हैं और मुक्तदरा जो हल्के हैं उनके ऊपर ये बात की जा रही है कि अगले आने वाले जो रहनुमा है वो बिलावल होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन कोई ना कोई मैसेज पीपल्स पार्टी को भी दे दिया गया है। डालना ही नहीं चाहता, यानी कोई किसी को शख्सी तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता, कोई अब घराने के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आवाम कहाँ है? आप लोग जमहूरी तो नहीं रहे, आपका तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा नहीं है। आप तो जमहूरियत के नाम पे बातें करते हैं, आप तो सियासत ही पूरी जमहूरियत के नाम पे करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जो आवाम है उसको अभी सीखने की ज़रूरत है। जमहूरियत बहुत इनिशियल स्टेज पे है पाकिस्तान में, और जब तक ये स्टेज मजबूत नहीं हो जाते, देखें हम अपने आप को एक 70-75 साल का जो मुल्क है वो अपने आप को जमहूरी मुल्क बनाने में उसको कितना टाइम लगता है ये वक्त बताएगा। क्योंकि इन तमाम इलाकों में अगर आप पूरे बरे सगीर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर हुक्मरान रहे हैं, बादशाहत रही है, और उसके बाद जब बरतानिया से हुकूमतें आई थी तो वो भी एक रूल ओवर की कंडीशन थी। तो यहाँ के लोगों को शायद अभी तक जमहूरियत को एक्सेप्ट करने की, जमहूरियत को समझने की और जमहूरियत को पनपने का जो मौका देने की ज़रूरत है उसकी बहुत ज़्यादा सही। मैं ज़रा बैरिस्टर वक्कास से यही जानना चाहूँगा। वक्कास, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को मुकम्मल तैयार थी, ये कहना है बिलावल भुट्टो का, और साथ में वो शिकवा करते हैं कि 10 रोज़ कबल जाने किसके कहने पर इस्तीफ़ों की शर्त आयद की गई। हमारी 3 नस्लें जमहूरी जद्दोजहद की गवाह हैं, सिलेक्टेड लाहौर का सियासी घराना है। अब ये एकदम से PDM में इख्तलाफ, इत्तेहाद, इंतशार में बदल गया, बातें एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गई, तो ये सारी की सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी अदील, जब ये PDM बनी थी उस वक्त भी इनके बारे में कहा जाता, किसी ने इसे मुतंजन कहा, इसने कहा मुख्तलिफ जमातों का चार है,
और मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, ये अपने अपने मफादात के लिए और अपने अपने सियासी नज़रियात के लिए ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा थे, और इनका मकसद, इनका मतमा नज़र या इनकी तहरीक का हासिल गज़र यही था कि किसी तरीके से इस हुकूमत को डिस्पर्च करें, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को, इसकी रिप्यूट को, जो कि बजाते खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा सफरिंग्स में मुब्तला है। लिहाजा ये जो नवाज शरीफ साहब को कहा गया, जरदारी साहब की तरफ से मुतालबा रखा गया कि आप वतन वापिस आएँ, तो मैं इस समय तो एक बड़ा जेन्युइन सा मुतालबा है कि आप वतन वापिस आएँ, और आपके कोर्ट्स के सामने जितने भी केसेस पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा हैं, आप यहाँ पे आकर उसका जवाब दें। अगर जेलों में जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। ये जरदारी साहब की तरफ से एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपने आप को कौमी लीडर समझते हैं, 3 दफा इस मुल्क के लोगों ने आपको मुंतखब किया बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए, या मॉरलिटी के हवाले से आपके अंदर इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि आप जरूर पाकिस्तान की कोर्ट के सामने पेश हों और अपने जो भी मामलात हैं उसको क्लियर करें। और ये एक बड़ा जेन्युइन सा मुतालबा था। और दूसरी चीज यहाँ पे कही गई कि ये एक ज़िमनन सवाल मुझे पूछना है, आपको क्या लगता है अगर मैं यही जुमला सामने रखूं कि 10 रोज़ कबल जाने किसके कहने पर इस्तीफों की शर्त आयद की गई थी, तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि 10 रोज़ कबल ही एकदम से कैसे ख्याल आ गया कि नवाज शरीफ बाहर हैं? उससे पहले नहीं किसी ने बताया? देखिए ये तो पीपल्स पार्टी ने जो कहा, जिस तरह सोफिया सिद्दीकी साहब ने बात की, मैं इनकी बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि अगर ये इस्तीफे दे देते, सेनेट से भी इस्तीफे दे देते, ये कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दे देते, या सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे दे देते, तो पीटीआई के पास 2.5 साल का अरसा होता, वो अपने लोग इलेक्ट करवा लेते, अपनी कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक लेजिस्लेशन करवाते। और यही तो जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट को मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि इनके पास नंबर्स नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर वो इस तरह करते तो दे विल लेफ्ट इन द फूल पैराडाइज के, जहाँ पे वो एक ओपन ग्राउंड दे देते पीटीआई को। तो ये जो पीटीआई पीपल्स पार्टी का सेंटांस था वो बड़ा क्लियर सेंटांस था। और उसके बाद अगर वो दोबारा अवाम में भी जाते, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वो अवाम में जाते, तो ये भी इस चीज की भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि उनको सिंध के अंदर जो भी अक्सरियत हासिल है, यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, वहां पे भी उनके एमपीएस को दोबारा इलेक्ट किया जाता या नहीं किया जाता, और जो फंड वहां पे खर्च किए जाते। इसलिए ये जो इस्तीफों का मुतालबा था, ये इस्तीफों का मुतालबा था, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्तीफों का मुतालबा वैसे बड़ा अनरीजनेबल था, और ये कभी भी इसको हकीकत का लिबादा नहीं पहनाया जा सकता था। एक और सवाल है मेरा कि यही बात अगर पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन से पहले कर देती, जब सेनेटर मुंतखब हो रहे थे, मैं चेयरमैन सेनेट की बात नहीं करता, जब सेनेटर मुंतखब हो रहे थे उस वक्त आप शर्त रख देते, नवाज शरीफ तो उस वक्त भी बाहर थे। बिल्कुल जी अदील, देखिए उन्होंने अपना बड़े जबरदस्त तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए वो खेले हैं। यूसुफ रजा गिलानी के लिए, यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में मरियम नवाज जुबान से ये अल्फाज निकले कि जिए भुट्टो भुट्टो के नारे लगाए गए, आसिफ अली जरदारी और बिलावल को अपना भाई बनाया गया। लिहाजा उस वक्त ये पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेफली खेला, और आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद आई। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे पैबिटल पार्टिनन चीज़ है वो इंटरेस्ट है, वो बेनिफिट्स है। और पार्टीज अपने इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट्स के लिए कभी ये चीज़ नहीं सोचते कि वो किस पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। क्या माजी के अंदर उनके साथ कोई अच्छे रवाबित रहे हैं? अगर नहीं भी रहे तो एक दूसरे को गालियां भी देते रहे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते रहे। और शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट ऑन बोर्ड है जिसमें इनके पंजाब के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनको ये कहते थे कि वटू तुम्हारा चट्टू बनाऊंगा गुजरावाला की सड़कों के ऊपर। तो ये तमाम स्टेटमेंट के बावजूद ये इकट्ठे हुए, तो ये इकट्ठे होने का पर्पस एक और जुमला उनके शिकवे का या बयान का बिलावल भुट्टो के, वो कहते हैं सिलेक्टेड लाहौर का सियासी घराना है। जब तहरीक इंसाफ आई असम्बली में पहली बार उन्होंने उन्हें भी मुखातब इसी नाम से किया, अब वो एक पूरे घराने को सिलेक्टेड कह रहे हैं, और जिस घराने को कह रहे हैं उनकी क़यादत भी या नून लीग की क़यादत भी उन्हें सेलेक्ट होने का कह रही है। ये मुझे ये बताएं कि ये सियासी जमातें जो हैं इनके कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है? वो जो लफ्ज़ है जमहूरियत, उसके बारे में बातें की जाती हैं, मंशूर हैं, सब कुछ है, वो जमहूरियत कहीं नज़र आती है आपको वकास? देखिए ये जो सिलेक्टेड की राग अलपने वाले, दे वर आल्सो इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड थ्रू द सेम सिस्टम अंडर द सेम प्रोसेस। लिहाजा वो भी इसी सिस्टम से गुजरे हैं जो आज इस सिस्टम को
कोर्स हैं या सिस्टम के बारे में बातें करते हैं, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, इसी सिस्टम से गुजरे हैं, इसी सिस्टम के तहत उनको भी सिलेक्ट किया गया या इलेक्ट किया गया, जो कि इनकी जुबान पे एक नया लफ्ज बोला जाता है कि ये सिलेक्टेड हैं। लिहाजा कोई भी गवर्नमेंट आती है, दे आर सिलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके अंदर ये जो सिलेक्टेड का एक ताना, एक स्टिग्मा, एक टैग अटैच किया जाता है, उसे हमेशा नेगेटिविटी के साथ मंसूब किया जाता है। और ये जिसको अभी एट्रीब्यूट किया जा रहा है लाहौर के सियासी गिराने से, मैं समझता हूँ कि ये खुद वो लोग हैं जो कि इसी सिस्टम के थ्रू इन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो करके या इन्हीं लोगों के आगे तरले डाल के सिलेक्ट होकर आए हैं। लिहाजा इनकी जुबान से ये बातें जेब नहीं देती। इसी बयान के पेश नज़र आप अवाम को कहाँ देखते हैं? उनको तो सिर्फ जमहूरियत ही बताई जाती है ना। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मैसेज हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, दे आर सफरिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल एंड डाउटफुल सिचुएशन। उनको इस चीज से कोई गर्ज, सेनेट में कौन सी जमात जीती है, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की क्या कार्रवाई है, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि किसके केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। पाकिस्तान की अवाम को गर्ज है तो अपनी फंडामेंटल नेसेसिटी के साथ, ऑयल प्राइसिंग के साथ, पेट्रोल की कीमतों के साथ, अपनी अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि मैसेज एक्सपेक्ट करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि जो भी गवर्नमेंट आए उनके मफाद के लिए काम करे। और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि दिल, जो अभी सिस्टम प्रेजेंट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान की अवाम बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अशिया खुर्दनोश की चीजें हों, बेसिक नेसेसिटी लाइफ हों, हर वो जिंदगी का एस्पेक्ट, और स्पेशली कोविड के दौर के अंदर स्कूल्स, मैरिज और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर मुकातबा फिक्र जो है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में वर्क करने वाले लोग सही, यानी अवाम सिर्फ सफर कर रहे हैं और ना तो उन्हें इस चीज़ से गरज है और ना उन्हें ये कुछ बताया जाता है कि जमहूरियत क्या है, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सोफिया, आपकी जानिब आऊँगा। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज की तलबी पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग के हज़ारों कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा होंगे। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर एहतजाज हमारा हक है। 26 मार्च है, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था। अब ये सारे मार्च जो है ना उनकी सम्मत तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब नैब जाना है और नैब के लिए पूरी वो जाएगी, जमात जाएगी। और इससे पहले फजलुर रहमान साहब जो सरपरस्त रहे हैं PDM के, उस इत्तेहाद के, उन्होंने भी वाज़े तौर पे बोला है कारकुन जाएंगे। तो ये पेशी है या एहतजाज है, क्या है, समझ कैसे लगता है? देखिए, ये एक मिक्सचर है जिसमें अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर पर अगर PDM की मुत्तहिदा जो क़यादत है उसकी बात की जाए, तो उसको इस बात का इदराक नहीं है कि क्या होने जा रहा है और वो क्या करेंगे इस दिन के मौके पर। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट और अगर इन तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो को कंसिडर किया जाए तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि 26 तारीख को हमें एक मीडिया के तौर पर एक भरपूर दिन नज़र आएगा, जिसमें एहतजाज भी होते हुए नज़र आएंगे, पेशियाँ भी होंगी और लोग अपने बयानात रिकॉर्ड भी करवाएंगे और मुसलसल हेडलाइंसें भी बनती रहेंगी। तो इसकी क्या वजह नज़र आती है कि आखिर एक पेशी को आपने कौन से रंग दे दिए और क्यों दे दिए गए? आदिल, आप सिर्फ इस पेशी की बात ना करें, आप एक और पेशी की बात करें जो कुछ माह पहले हुई थी। मरियम जब गई थी तो हमें बहुत तोड़ फोड़ नज़र आई थी लाहौर में और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रिक्शन दिखाई दी थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि एक जंग का समा है। लाहौर में कोई पेशी नहीं होने जा रही है, बल्कि शायद एक इदारे के ख़िलाफ़ प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पथराव किए जा रहे हैं। मुझे इस बात से इदराक नहीं है कि नैब जो है वो कोई गलत काम कर रहा होगा, लेकिन एक इदारा जिसका मैंडेट ये है कि वो तमाम चीज़ों के ऊपर एहतसाब करता है और कर सकता है, तो उसको भी पॉलिटिकल सिनेरियो से बालाए ताक होते हुए बहुत सारी और चीज़ों को अपने सामने रखने की ज़रूरत है। यही अभी जिस तरह वकास बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉमन आम आदमी है उसके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। माश की दाल 280 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। वो दाल है जो शायद बहुत सारे लोग अपने घरों में एक ज़माने में खाया नहीं करते थे कि ये दालें हमने नहीं खानी है और वो उसको डिस्कार्ड कर दिया करते थे और सस्ते दामों में जानवरों के लिए रखी जाती थी। आज हमें वो 280 रुपये की मिल रही है, जबकि चिकन की कीमत शायद उससे कुछ कम हो। एक और दाल है जिसके बारे में एक माकूला मशहूर है, मसूर की दाल, वो तो अक्सर कहती है और अब आवाम को ये महसूस होने लग गया है कि वो वाज़े चीखती है, पुकारती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑन द अदर साइड आप अगर देखें तो हुकूमत बार बार कहती है कि हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, हम
चीज़ों को सस्ता करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अच्छा, इक़दाम करें, नजर नहीं आते। इसी से एक ज़िम्ना सवाल और ये आपसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, अदील ज़रूर पूछिएगा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अवाम की बात क्यों नहीं करते? ये तमाम लोग अपनी बात क्यों करते हैं? चलें, अपनी बात तो इनको छोड़ दें, वो अपने मुफादात हैं, जो भी है, सियासत का अपना रुख है। लेकिन एक बात क्लियर है, जिस तरह अभी आपने भी बात की कि क्यों पीपल्स पार्टी क्यों रिज़ाइन करे, इस्तीफे क्यों दे, बिल्कुल, बल्कि वाज़े तौर पे ये कहा जाता है कि उनका तो स्टेक है, वो तो वैसे भी सिंध में पूरी पार्टी है, हुकूमत कर रही है, वो क्यों दे। अगर वो इस्तीफे दे भी देते हैं जी, ये लोग PDM वाले इस्तीफे दे देते हैं और इत्तेहाद ही पूरा इस्तीफे दे देता है, तो क्या आपको ये लगता है, क्योंकि मैंने ये जुमला बहुत पहले एतजाज़ अहसन से सुना था कि उनको वाज़े रास्ता मिल जाएगा, वो वाज़े अपनी हुकूमत बरकरार रखेंगे, सेनेट में खेलेंगे, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा भी हो जाए, कोई ऐसा शाइबा या कोई ऐसी सोच आपको नज़र आती है कि तहरीक इंसाफ इसके बावजूद अवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे पाएगी? देखिए, बज़ाहिर ऐसा नहीं नज़र आता, क्योंकि वो सारी सूरत हाल भी हो जाए, बिल्कुल, तब भी हमें इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी की सारी चीज़ें पे जिस तरह PTI कहती है कि पिछली हुकूमतों की वजह से है, कुछ चीज़ें पिछली हुकूमतों की वजह से है, लेकिन जो चीज़ें मौजूदा हुकूमत कर रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे हमें ये बताया गया कि ज़मीनों पर, ज़रूरी ज़मीनों की बजाय हम वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन प्रोजेक्ट्स का कुछ हद तक इफ्तिताह भी कर दिया, वो भले 5 लाख ना सही, 1500 ही सही, वो घर तामीर होने जा रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की ज़रूरी ज़मीनों पर, जहाँ पर खेत उगते हैं, जहाँ खलियान रहते थे, आपकी ज़राअत डूब गई है। आप सिर्फ गंदम की बात ना करें, गंदम हम पिछले साल 300 टन इंपोर्ट कर चुके हैं। दोबारा हमने एक ऑर्डर दिया है जिसमें हम इतनी ही गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या मैं 3 लफ्ज दे देता हूं, उनमें से कोई भी लफ्ज अगर हुकूमत पूरा कर रही हो, आटा, चीनी, दाल, कोई भी, चीनी का स्कैंडल आपने देख लिया, आटा, गंदम आपने सब कुछ देख लिया, और दालों की हालत आपने इस वक्त देखिए आदिल, 2 चीजें हमें समझने की जरूरत है कि चीनी जो है, ये शुगर मिल माफिया, वो प्रॉपर एक माफिया है, और गंदम हमारी को तो डील करना था, बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत को वो डील करना चाहिए था। गंदम हमारी बेसिक ज़रूरत है, ऑल्दो कि चीनी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है, लेकिन हम सिर्फ गंदम की जो शुगर की मिल्स हैं उनको चलाने के लिए, गंदम शुगर की काश्त करने के लिए और गन्ने की काश्त करने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को निगलेक्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर कपास इंपोर्ट करता था। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कपास बाहर से मंगवा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ज़राई मुल्क जिसका इन्हिसार 75% उसकी ज़राअत पर है, वो मुल्क आलू, चीनी, प्याज, गंदम, दालें, अनाज, यानी हर चीज वो बाहर से मंगवा रहा है। और यानी मुझे सिर्फ यही जानना है कि अगर अपोजिशन ना भी हो तो तब भी हुकूमत कुछ कर पाएगी? मेरे ख्याल से कोशिश जरूर करेगी, और कोशिश तो वो अभी कर रही है। देखें, अगले 2.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परफॉर्म करके दिखाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमान थी, या अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान के नौजवानों की तर्जुमान थी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाई तो पाकिस्तान का हर नौजवान जो इस वक्त 25 साल से लेकर 35 साल की उम्र या 40 साल की उम्र से गुजर रहा है, वो आइंदा कभी भी किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा। सही। मैं वकास आपसे जानना चाहता हूँ, एक पेशी होनी है, आज वो पेशी कम नज़र आ रही है, एहतजाज ज़्यादा है, बयानात कुछ ऐसे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ की तलबी पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं गैर कानूनी गिरफ्तारी पर एहतजाज हमारा हक है, नून लीग के हज़ारों कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा होंगे। मुझे 1-2 चीज़ें आपसे ज़रूर पूछनी है, एक तो कानूनी हवाले से कि आखिर ये पेशी का कॉन्सेप्ट कैसे आप देख रहे हैं, और दूसरा ये कि ये जो तारीख है 26 मार्च, नैब ने पेशी रख दी है या इन्होंने अपना मार्च पहले रखा था, और आखिर इनकी रिजेम्बलेंस और एकदम ये मार्च जो है एहतजाज में कैसे बदलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, एक तो सबसे पहले अदील बात यह है कि जब भी नैब या पाकिस्तान की लार्ज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज किसी भी पाकिस्तान के सिटीजन को बुलाए, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, दैट पर्सन मस्ट रेंडर हिमसेल्फ बिफोर दैट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। स्पेशली नैब ने जब भी किसी शख्स को तलब करना है, और ऐसे केस के अंदर जिसमें उसकी पहले से जमानत हो चुकी है, जो कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9B दैट इज वेरी मच क्लियर कि नैब के अंदर जमानत का कंसेप्ट ही नहीं है। इसलिए जब भी जमानत दी जाती है नैब ऑर्डिनेंस के तहत, तो वो हाई कोर्ट देती है, और हाई कोर्ट जब भी किसी भी अक्यूज्ड
को जमानत देती है, अक्यूज को जब भी कंसेशन ऑफ बेल ग्रांट की या वहां पे उससे एक हल्फ लिया जाता है जमानतनामे के थ्रू कि आप जब भी रिक्वायर्ड होंगे कोर्ट की किसी हेयरिंग पे या जहां पे भी नैब आपको बुलाएगी, आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में आप मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि नैब के बाहर लास्ट जो पेशी थी जिसमें नैब पे पत्थर बरसाए गए और जितनी भी फुटेज सामने आई और वो पत्थर इनके लोगों की गाड़ियों से बरामद हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत ये एक्ट्स हैं, इकदाम हैं जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स, सियासी जुमा, सियासी लीडर्स की तरफ से सामने आते हैं। चूंकि आप कभी भी स्टेट की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके प्रोसेस को रेडिक्यूल करते हैं, डिस्पर्ज करते हैं या उसकी कंटेम्प्ट करते हैं, तो ये अफसोस की बात है कि आप वो सियासी लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जब आप खुद ही इन अदारों की इज्जत नहीं करेंगे और जब आपको स्पेशली हाई कोर्ट जमानतें दे दे और आप वहां पे इस चीज का अदा करें कि हम नैब के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करेंगे और नैब आपको बुलाता है तो फिर आप इस तरीके से उसके खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, इस तरीके से आप लोगों को लेके जाते हैं। और कोविड-19 के दौर में कि जहां पे आप लोगों को एसओपीज को अप्लाई करने की जरूरत है और आप अच्छे तरीके से जाएं, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में आपकी असिस्टेंस चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, आप उसको इंश्योर करें बतौर सिटीजन ऑफ स्टेट और लोगों को एग्जांपल सेट करें। आपसे तो मुझे कानूनी राय क्योंकि चाहिए, तो इन्होंने एक तो तलब कर लिया मरियम नवाज को और उसके साथ में उन्होंने नैब ने रेंजर्स की मदद भी तलब कर ली है। आखिर ये पेशी ही है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रेंजर बुलाना पड़ गई है? इसको नाम क्या देंगे आप? देखिए, रेंजर इसलिए बुलानी पड़ी कि लास्ट टाइम नैब ऑफिस लाहौर के बाहर जो पत्थर मारे गए पूरी कौम ने देखा, तकरीबन 1.5-2 घंटे उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन अपनी की, इस पे प्रोग्राम्स किए गए और फिर मीडिया के थ्रू ही नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें मरियम साहब को कहा गया कि आप वापस चले जाए, हम नेक्स्ट पेशी पे इस चीज पे डिस्कशन करेंगे या जो भी एविडेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिक्वायर्ड है हम उस पर बात करेंगे। लिहाजा नहीं तो ये आपको नहीं लगता ये तो फिर रवायती बनती जा रही है? जी अदील, ये एक रवायत बनती जा रही है और मैं ये समझता हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, हमारे सियासी जुमा हैं, उनको बिल्कुल इस रवायत को बरकरार नहीं रखना चाहिए और उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं स्टेट की जितनी भी उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। सही वकास में आपकी लोगों को भी मैं जरा सोफिया से सवाल करता हूँ। सोफिया, ये सारी की सारी सूरत हाल अपनी जगह पे, लेकिन कुछ ऐसे मामूलात हैं कि जो भी होता है उसका रिएक्शन तो आना है। अब वो रिएक्शन आया है हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग ने अनाउंस कर दिया, एहतजाज पर कॉल कर दी गई और वहाँ पे कारकुन इकट्ठे होंगे। शबरी फराज कहते हैं एक खातून करप्शन का जवाब देने की बजाय लश्कर कुशी कर रही है। मरियम नवाज डरा धमका कर कानून से राह फरार चाहती हैं। फिरदौस आशिक अमान पंजाब यानी सूबाई हुकूमत की तर्जमान हैं, कहती हैं एक खातून मरियम नवाज फूलन देवी ना बने, वर्कर्स को काले करतूत छुपाने के लिए इस्तेमाल ना करें, हकीकत नहीं छुप सकती है। मुझे एक बात बताएं, पेशी दी है नैब ने, नैब उन्हें बुला रही है, तलब कर रही है, सवालनामे होंगे जो भी उन्होंने पूछना है, ज़मानत के कॉन्सेप्ट, जेल तो वो पहले भी गई। आखिर ये हुकूमती अरकान या तर्जमान ये जो वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? आदिल देखें, नैब एक रियासती इदारा है, यानी कि वो स्टेट के अंडर काम कर रहा है। इस वक्त स्टेट को चलाने के लिए जो पावर्स मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होते हुए अपने तमाम इदारों के, यानी कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों की फलाह व बहबूद, उसकी तर्जुमानी, उनके जो भी उनकी प्रोग्रेस है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं इस वक्त, वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के। लेकिन ज़ाते बयानात के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। एक, खातून करप्शन को छुपाने के लिए अब ये देखना है कि मरियम नवाज़ ने कितनी करप्शन की है और कहाँ कहाँ पे वो साबित हुई है, ठीक है। दूसरी बात आती है आपके पास कि वो फुल्लन देवी हैं और ये तमाम रिमार्क्स देकर ये शो किया जाता है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है उसमें जो ख़वातीन हैं वो बहुत डिटर्मिनेंट हैं, वो बहुत मजबूत हैं और जो दूसरी पार्टी की ख़वातीन हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। अभी पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में हुकूक निस्वां की तहरीकों को सामने रखते हुए देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास डेफिनेटली सियासत में ख़वातीन नहीं हैं,
रियासती इदारों में ख़वातीन नहीं हैं, मीडिया में उस तरह से ख़वातीन काम नहीं कर रही जिस तरह से ख़वातीन को काम करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो बीबी की सूरत में थी। अब हमें ऐसे नज़र आता है कि बीबी के बाद मरियम नवाज़ एक बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत के तौर पर हमारे सामने आई हैं और वो शायद मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह बनाने में कामयाब हो जाए, बीइंग फीमेल पॉलिटिशियन। जी, अब लश्कर कुशी की बात कर लेते हैं कि क्या वाकई लश्कर कुशी करने जा रही हैं या नहीं करने जा रही है। अगर नैब की पिछली पेशी को देखा जाता है तो वो लश्कर कुशी थी, जिसकी वजह से अब रेंजर्स को बुलाया जा रहा है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखें। आपने एक सवाल वकास से किया था कि रेंजर्स को क्यों बुलाया गया, क्या कोई मैदान जंग है? नहीं, इसलिए क्योंकि एक दफ़ा हम भुगत चुके हैं कि पाकिस्तान के रियासती इदारों की किस तरह से तौहीन की जाती है। तो दोबारा यकीनन रियासत नहीं चाहेगी, रियासत की हुक्मरान नहीं चाहेगी कि दोबारा से उसके इदारों की जो बुनियाद हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, उनके शीशे तोड़े जाएं और उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जाएं। वहीं इस वक्त PMLN की अगर उसको देखा जाए तो वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा या एक ऐसा नज़रिया लेके चल रही है जो ऑल टुगेदर सिर्फ रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ है और उसमें बहुत सारे इदारे शामिल हैं। सही, चलें मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ और वकास से बात करता हूँ। वकास, एक और अहम मामला जो आपसे डिस्कस करना है और कानूनी राय आपकी चाहिए। ब्रॉडशीट तहकीकात, कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वजारत ख़जाना और कानून से अहम फाइल्स चोरी हो गई। कमीशन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी और नैब से आसफ जरदारी के स्ट्रेस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश। कैसे देख रहे हैं जी ब्रॉडशीट का मामला? एक शख्स ने पूरे मुल्क के हवाले से जो चीज़ें सामने लाया और उसके बाद अब जो वजारत ख़जाना और कानून से अहम फाइल्स चोरी हो गई हैं, इसको कैसे देख रहे हैं ये इंकशाफात? देखिए, जो इनकी तरफ से अदील पेमेंट की गई, इनकी सबसे बड़ी नाअहली और नलायकी ये थी कि आपने उजलत के अंदर प्रोसेसली एक शख्स को रकम पे कर दी और वो जो रकम पे की $15 लाख, वो भी गलत अकाउंट के अंदर वो पे कर दी। और सेकेंडली ये कि आप उस शख्स को वो रकम ट्रांसफर कर रहे हैं कि जिसने आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश करदा JIT की जो पनामा की रिपोर्ट थी जिसमें नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट किया गया था और फर्दर ये कहा गया था जिससे 3 रेफरेंसेस अल अजीजिया का फ्लैगशिप और दीगर रेफरेंसेस बनाए गए, उसके अंदर इन प्रॉपर्टीज को लोकेट किया गया, इनकी इंडिकेशन की गई और उसी को उठाकर उस शख्स ने कोर्ट ऑफ लॉ में UK के अंदर एक इनके खिलाफ सूट भी फाइल कर दिया। तो इनके अंदर जो एक फेयर है या एट द सेम टाइम ये प्रोसेस या उजलत में चीजों को करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके इससे कुछ सुधार आए, ये चीजें खराबी की तरफ लेके जाते हैं। आपको याद होगा यहाँ वकास एक जुमला मुझे ज़िम्नन पूछना है आपसे, आप उसे ओपन कर दें, अमेंडमेंट पास कर दें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हो, ये जितने भी मामला थे लीगल और जिसको लेजिटिमाइट करने की कोशिश की गई और अपने आप को सिक्योर करने की जरूरत की गई, ये इनके गले ही ये सारी की सारी चीजें बढ़ गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो PM ऑफिस को भेजी गई है, इस रिपोर्ट के अंदर अब फर्दर PTI के बहुत से लोग भी, उनके नाम भी, उनके चेहरे भी सामने आएंगे। हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस से काम लेते हैं, इंड्यूसमेंट से काम लेते हैं, फर्दर उनके नाम भी रिवील और एक्सपोज होंगे। एट द सेम टाइम जो मिर्जा शहजाद अकबर जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी हैं ऑन मैटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उनके कंधे पे ये सारी की सारी लाइबिलिटी आएगी चूंकि ही वाज द फ्रंट मैन के जिनके थ्रू ये पैसे पे किए गए। तो अगर अभी देखा जाए तो अदील जो ब्रॉडशीट का जो मैटर है इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, चूंकि ये कोई इस गवर्नमेंट का जो टेकअप किया हुआ मैटर सही, यानी ये मजीद इसको इंक्वायर करने की जरूरत है। सोफिया, मुझे आपसे जानना है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया बार बार इन्होंने वकास अबरेज साहब ने कि ये जो है ब्रॉडशीट तहकीकात और कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ, वज़ीर ख़जाना यानी वजारत ख़जाना और कानून से अहम फाइल्स चोरी हो गई, तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उजलत। आपको उजलत ही लगती है या कोई गफलत या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं? मुझे ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली इसका पार्ट ज़रूर हैं कि पाकिस्तान हुकूमत उस वक्त पाकिस्तान की किन सिनेरियोस पे काम कर रही थी जिन्हें नहीं पता था कि वो किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अगर आप फाइल्स गायब होने पर आएँ तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर नॉट ओनली द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि फ़ाइल गायब हो गई हैं। हमें इससे पहले बहुत दफ़ा ऐसे नज़र आता है कि ऑफिस को आग लग जाती है अचानक से, और इस दफ़ा आग नहीं लगी है लेकिन फ़ाइल गायब हो गई है। इसका भी एक प्रॉपर
तरीक़ेकार होता है, वो फाइल्स जो सीनियर ऑफिसर्स के पास सेफ़ होती हैं और उनके ड्राज में पड़ी होती हैं, उनको किस तरह से लिया जाता है, लॉकर्स में होंगी जी बिल्कुल, लॉकर्स में ही होती हैं, उनको किस तरह से मंगवाया जाता है, उन ऑफिसर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या सियासी जमातों के जो भी उस वक्त इदारे को हेड करने वाले रहनुमा होते हैं वो किस तरह से उसको डील कर रहे होते हैं। तो मेरे पास इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि वो कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों से बालातर होते हुए और इन फाइलों को उठवा लेता है या मंगवा लेता है। ये चोरी कैसे होगी? असल बात ये है कि ये चोरी बिल्कुल, कैसे ये चोरी कैसे हुई, यही सवाल है और कौम को यही जानना चाहिए कि ये वाकई 15 लाख डॉलर जो हैं वो जो पे किए गए हैं, जो अदा किए गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये जवाबदेह हैं? यानी नैब की मैंने बड़ी बातें सुननी कि बड़ी कारकर्दगी अच्छी है, सराहा गया, पूरी दुनिया ने उसको सराहा, ये किसके जिम्मे जाएगा? पैसा किसका था? कौन अदा कर रहा था? देखिए, पाकिस्तान के अवाम का पैसा था और पाकिस्तान के अवाम के पास से अदा किया गया है एक रियासती इदारे की जानिब से। तो उस वक्त जो भी हुक्मरान थे, बिल्कुल ये लफ्ज़ उजलत मुझे लगता है नहीं होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर उनकी गफलत शामिल है, जहां पर उन्हें इस बात की जल्दी थी कि वो किसी भी तरीके से पेमेंट करें। बिल्कुल जवाब दें, जवाब आपको देना होगा। अवाम के हर रियासती इदारे को अवाम के सामने जवाब दे जरूर होना चाहिए। मैं जरा बक्कास 23 मार्च है आज, यौम करारदाद पाकिस्तान। इस्लामाबाद का क्योंकि मौसम ख़राब है, पाकिस्तान डे परेड का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब ये परेड जो है वो 25 मार्च को होगी, लेकिन अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। मुसलमानान बरसगीर को बेलाग जद्दोजहद और कुर्बानियों के समर मिले। कैसे देख रहे हैं ये यौम पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान? देखिए अदील, ये बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का जो तसव्वुर पेश किया गया था और उसके बाद जो जिद्दोजहद थी, जो ख्वाब थे, जो जज्बा था, वो जज्बा था आज़ादी का, वो जज्बा था खुदमुख्तारी का, वो जज्बा था आज़ाद वतन के क़याम का, और वो जज्बे के लिए बड़ी जिद्दोजहद की गई। और 7 सालों के अंदर आपने देखा कि इस जज्बे की तकमील और तश्कील के लिए नौजवानों की गर्दनें कटी, माओं के स्वाद लुटे, बहनों के सारे सीने, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इकबाल के ख्वाब की तकमील और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्ट्रगल थी, जो स्ट्राइव थी, जो एफर्ट थी, और हमारे काबिरीन, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, खून का दरिया बूद करके ये वतन हासिल किया। आज जरूरत इस अमर की है कि हम उस मिशन को, उस विजन को, उस सोच को, उस तसव्वुर को अपने माशरे में परवान चढ़ाएं और पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया, हम उस डायरेक्शन को, शहरा पे पाकिस्तान को लेकर आएं। और कभी भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप कायद-ए-आज़म का ख्वाब देखें, आप अल्लामा इकबाल का विजन देखें, तो ये बिल्कुल इस तरह का तस्वुर नहीं देखा गया था। जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हो, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट, जहाँ पे पॉलिटिकल फिगर्स पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटें। लिहाजा आज का दिन इस चीज का अहद करने का दिन है, इस चीज की रेजोल्यूशन पास करने का दिन है कि ये धरती माँ, ये पाकिस्तान हमारी माँ की तरह है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके तक़द्दुस के लिए, इसकी तरक्की के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है। चाहे सही, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा, सबको अपना किरदार अदा करना। सही। सोफिया, आप कैसे देखनी है यौम करारदाद पाकिस्तान को? और मुझे पता है रिहर्सल में भी आप शामिल थी और बीइंग ए जर्नलिस्ट आप मेन परेड का भी हिस्सा होंगी, तो आखिर ये यौम करारदाद पाकिस्तान की अहमियत को कैसे उजागर? अदिल, अगर एक शेर से इसको स्टार्ट करूं कि ज़लज़लों की न दस्तरस पहुँचे ए वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। ये सिर्फ दुआ नहीं है, ये पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स की दिल से निकलती हुई आवाज़ है कि हम तमाम लोग, हम तमाम जब हम कई सालों से, कई दिहाइयों से इस बात का इरादा कर रहे हैं कि यौम तजदीद है, हमें इस वतन के लिए कुछ करना है, तो हमें वाकई अब करके दिखाने का वक्त आ चुका है। हम इस वक्त मल्टीपल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जिसमें सियासी बुरहान है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क़यादत का बुरहान है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास नौजवान नस्ल उस तरह से तालीम के मेयार पर सामने नहीं आती हुई नज़र आती। हमें डॉक्टर्स नहीं नज़र आते, हमें अच्छे वकील नहीं नज़र आते, हमें अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं नज़र आते और हमें अच्छे सिपा सालार नहीं नज़र आते। तो हमें इस बात का अयादा नहीं करना, अब हमें डिटर्मिनेंट हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आगे बढ़े और वो इन तमाम गलतियों से सीखे। अब सीख लेना चाहिए हमें कि हम ये सवाल ना करें, हम दोबारा ये मैसेज ना दें जिस तरह वकास कह रहे थे कि हमें अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल अदा करना होगा। वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट। वकास अब हमें करना शुरू कर देना चाहिए। वकास कुछ कहना चाह रहे हैं?
शायद मेरे ख्याल में कोई रब्ता उनकता हो गया। लेकिन मैं आखिरी जुमले पे आऊँगा। रियासती दहशतगर्दी जारी है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत की जानब से, और नस्ल कुशी के वाक़यात कौन है, 4 मज़ीद नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कब ख़त्म होगी? 74 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, कश्मीरियों की जो मूवमेंट है वो चल रही है। भारत वो जो ढोंग रचाता रहा है, दुनिया को जो बार बार बताता रहा है कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हमारे मुल्क में लोगों को हकूक़ हासिल हैं, तो अब तो हमें बाकायदा आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। कश्मीर की आवाम बाकायदा सोशल मीडिया पे उनके एंकर्स को चैलेंज करती है कि हम भारत के शहरी नहीं हैं, और ज़बरदस्ती 370 एक्ट हो, 371 हो और दीगर जो चीज़ें लगाई जा रही हैं, 337A है, इन तमाम चीज़ों का मैसेज ये है कि कश्मीर की आवाम अपना हक चाहती है, और कश्मीर की आवाम अपना हक चाहती है। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त देना होगी। सोफिया, आपकी आमद का शुक्रिया। वक्कास अब्रेज़, आपकी शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।